जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। दोस्तों, हम कई बार अलग अलग शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, पर इस बार जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवा रहे हैं उन्होंने अपना एक सफ़र जो शहडोल संभाग में जारी रखा था, वहाँ से थोड़ी देर के लिए अपना बदलाव किया और चले गए मुंबई माया नगरी। और आज काफ़ी समय बाद, मिलता तो रहता हूँ मैं उनसे, पर आज काफ़ी समय बाद उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा चलो उनसे 2-4 बातें करते हैं। तो ये हैं मनोज पांडे जी, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एंड टेलीविज़न। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और MP18 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, और MP18 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे शायद स्क्रिप्ट राइटर पहली बार ऐसा, जो कि अभी तो ये काफ़ी यंग हैं आप, और साथ में आपने जो सफ़र तय किया वो काफ़ी काबिले तारीफ है। अनिल जी, ये जो राइटर होता है ना वो हमेशा यंग होता है क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो उसमें आते रहते हैं। तो हम लोग जो होते हैं बचपन से 55 तक का जो सफ़र हमारा होता है ना वो पूरा एक एवरग्रीन रहता है। कि आपको जब भी लिखना है तो मान लीजिए कोई रोमांटिक सीन लिखना है, हाँ, तो वो एक फीलिंग होना चाहिए ना, तो वो अच्छा, एक चीज़ है कि शहडोल में जैसे पारिवारिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों की कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जी, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा शहडोल से ही है और मैं यहाँ पर अपने ननिहाल में रहता था। मेरे मामा जी हैं रविंद्र पांडे। कहाँ के रहने वाले? बेसिकली हम लोग रहने वाले हैं, हमारा नेटिव प्लेस जो उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली है, और वहाँ मैं सिर्फ पैदा हुआ। और मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री रामकृष्ण पांडे जी, वो फार्मासिस्ट थे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाएं दी और वो आ गए शहडोल। और मेरे जो नाना जी थे वो भी यहीं शहडोल में ही थे। सबको हमारा जो दोनों, मेरा घर और मेरा ननिहाल दोनों शहडोल में ही था, तो मैं भी शहडोल में ही पला बढ़ा। तो मेरी जो पूरी शिक्षा दीक्षा है सब यहीं शहडोल मध्य प्रदेश से होगी। जब आप पढ़ रहे थे, काफ़ी 12वीं किया, सब किया, उसके बाद बीच में कभी आप लिखने की कोशिश करते थे? हाँ, लिखने का शौक जो था, लिखने का शौक ऐसा था कि मैं पढ़ता बहुत था। मतलब अच्छा, तो मेरे साथ ये बड़ी वो चीज़ें रही कि अगर मेरे हाथ में कोई किताब लग गई तो जब तक वो किताब खत्म नहीं हो जाएगी मैं उसमें एकदम जूझता रहता हूँ। इसके लिए कई बार बातें भी सुनने को मिलती हैं, बोला जाता है अरे क्या कर रहे हो। तो पढ़ता था, तो पढ़ने के साथ साथ हुआ कि शब्दों का संग्रह हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक क्रिएटिविटी दिमाग में चलती ही रहती थी, चीज़ें रहती थी। मतलब ये था कि कुछ करना है, कुछ अलग सा करना है, तो कुछ अलग सा क्या करना है, तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रही। फिर मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कुछ लिख डाला। लिखने के बाद वो जो थी वो घर वालों के हाथ लगी, तो पिटाई भी हुई। तो पिटाई होने के बाद कि तुम ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये क्या कर रहे हो, तो मेरे मामा जी ने मेरी पिटाई की। तो वो उसके बाद सुन रहे होंगे तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे से बोलते यार लिखे बहुत अच्छा हो। तो एक कॉन्फिडेंस जो था और वो था। और एक बात यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मतलब मेरे गार्जियन स्वरूप यहाँ मेरे मामा जी थे। तो मामा जी को बड़ा शौक था वो राजनीति और फिल्म उतना ज़्यादा नहीं था, उनको राजनीति में बड़ा शौक था। तो वो उन दिनों वो क्या करते थे, पत्रिकाएं आया करती थी, माया, इंडिया टुडे और ये सारी मैगजीन्स आती थी। तो जब वो मैगजीन्स नहीं लेके आते थे तो घर में रखते थे, तो वो मैगजीन उठाता था, मैं पीछे से खोलता था। अच्छा, तो वो देखते थे, इस बात गौर करते, आप पीछे से क्यों खोलता था? क्योंकि पीछे सिनेमा होता था। मुझे और अपने मतलब का चीज़ है तो आगे तो मैं वो खोला करता था, तो उस पर ही मेरी पिटाई होती थी। और एक बार अच्छे से याद है मुझे कि मैं यहाँ से रीवा जा रहा था, तो मुझे मामा जी बस स्टैंड तक छोड़ने का, बस में बैठा दिया। अब बस में बैठाने के बाद मुझे 5 रुपए दिए कि रास्ते में कुछ खा लेना। उस समय 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़। तो अब मामा जी मुझे बोल के और बस स्टैंड से निकल गया। मैं उतरा, भाग कर गया, वो बुक स्टॉल हुआ करती थी, वहां से मैंने 3 रुपए की मायापुरी खरीदी। और मायापुरी लेके जैसे वापस बस में बैठा, मामा जी को पता नहीं क्या वो वापस आ गया। वापस आकर उन्होंने मेरे हाथ में मैगजीन देखी, फिर 2 लगा। तो लेकिन ये था, बाद में आगे चल के उसी मायापुरी में मैं छपा
तो बहुत बढ़िया। ये चीजें थी। तो कुल मिला के जो एक यहाँ का एक अनुभव और सफर रहा है, बड़ा अच्छा रहा है। परिवार का मुझे बड़ा खैर है कि हमारे जो बड़े जन हैं किसी न किसी चीज़ों के लिए, और बाद में उन्होंने अप्रिशिएट किया आपको, हाँ, बढ़ाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आता है। मतलब मैं इसके लिए इसका पूरा जो कहना चाहिए कि क्रेडिट मैं यहाँ पर अपने परिवार और अपने जो साथ के लोग हैं, जैसे कुछ दिन तक मैं शुरुआती दौर में यहाँ सिटी केबल के लिए भी काम किया, जहाँ पर संतोष शुक्ला जी का बड़ा जी बहुत अच्छा सहयोग, उनका आशीर्वाद रहा। तो काफ़ी दिन तक मैंने लोकल लेवल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की। तो जो क्रिएटिविटी थी अंदर वो थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर हम लोगों ने एक नया कहना चाहिए प्ले थिएटर के दौर की शुरुआत की। तो वो भी हम करते रहे। यहाँ के दर्शकों को हमेशा हम 6 महीने में एक बार कोई ना कोई एक बढ़िया नाटक, तो वो नाटक का भी जो नाटकीय रूपांतरण होता था तो वो भी था। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें और ये सारा कहना चाहिए सारा घटनाक्रम मुझे आगे बढ़ाने में बड़ा वो रहा। तो इसके लिए मैं अपने शहर का, अपने घर वालों का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बीच में फिर आपकी शादी हो गई एक, जी वो तो उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जी जी। और उसके बाद बच्चे भी हुए आपके, और आप तब भी चले गए माया नगरी। माया नगरी थी ना मतलब तो, ये है कि पत्नी के बारे में बताइए कि फिर जब देखिए बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि आप उनको छोड़ के और वहाँ चले जाना। और जी इसके लिए उनका सहयोग पूरा मुझे रहा है जी, और मैं इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ यहाँ से। सही बात है। तो अब होता ये है कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ा है, सॉरी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और दूसरी चीज ये होती है कि अच्छा काम और अच्छा मकाम कभी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष मेरा आज भी जारी है और ये मरते दम तक रहेगा। क्योंकि आदमी जब इंसान जो भी होता है ना, जब तक वो सीखता है तब तक वो चलता है और बढ़ता है। क्या बात। जिस दिन वो ये सोच लिया ना कि यार मैं तो सब कुछ सीख गया तो बस वहीं से उसका ठहराव, और जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें उसका पतन शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही चीज कहूँगा कि मैंने अभी तक सीखा है और आगे भी सीखते जा रहा हूँ। और ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा है, माँ सरस्वती और मेरे साईं बाबा का ये आशीर्वाद रहा है कि अभी तक भोजपुरी में करीब 30-35 फिल्में मैंने लिखी ली हैं, 2 हिंदी में लिख ली हैं। और अभी अमेज़ॉन प्राइम पे मेरा एक शो आ रहा है जो आपको मार्च में ऑन एयर मिलेगा। MX प्लेयर के लिए नेक्स्ट मंथ मैं शूट पे जा रहा हूँ, मेरी लिखी हुई वेब सीरीज है। तो कर रहा हूँ काम, धीरे धीरे चीज़ें आगे। एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बचपन से आप बोल रहे हैं ये किताबें पढ़ता था, वो किताब, मतलब मुंबई माया नगरी की तरफ आपका झुकाव था जी। तो ये शौक कब बन गया, किस तरह से शौक बन गया ये? अब शौक की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैं छोटे से बड़ा इन सब चीज़ों से बहुत कहना चाहिए कि प्रेरित रहा हूँ। होता ये था कि मेरे मामा जी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था, बड़ा क्रेज था रेडियो। तो मामा जी रेडियो सुना करते थे, तो उनको लगता था कि मैं सो रहा हूँ, जो कि मेरे कान जो रहते थे वो रेडियो पे रहते थे। तो उस समय के गाने, अच्छा उस समय के डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर्स के इंटरव्यू, बड़ी बड़ी चीज़ों की, हाँ, तो वो जब अपन सुनते थे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बड़ी प्रेरित करती थी, अंदर से उत्साहित करती थी अपन को। मतलब ये तो अपन शुरू से थे कि अपन को IAS IPS बनना नहीं, ये शुरू से दिमाग में था कि IAS IPS बनना नहीं है, तो कुछ तो करना है, कुछ अलग। ये इसलिए होता था कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे क्या? नहीं, पढ़ाई में ठीक ठाक थे मतलब ये भी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे। तो जो अच्छी लाइनें थी ना बहुत इंस्पायर्ड करती थी। जैसे एक है ना कि लीक सब चले, लीक के चले, हाँ, कपूत और लीक छोड़ के 3 चले, सुरमा शायर सपूत। तो अपन थोड़ा सा शायर वाले में घुस गए, फिट हो गए मतलब जाके। तो वो चीजें थी। और ये था कि मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आर्ट हमारे परिवार में रहा अंदर से थोड़ा सा वो कल्चर। मेरे बड़े भाई साहब थे स्वर्गीय अशोक पांडे जी, बहुत अच्छे कवि थे। मेरी एक बहन है ममता तिवारी जी, वो बहुत अच्छा गाती है, आकाशवाणी की A ग्रेड की सिंगर रही है, वर्तमान में अभी बालक सुहागपुर में वो पदस्थ है।
मेरे जीजा जी भी यहाँ पर है, तो कहना ना कहीं ये सब चीजें रहती है ना, तो बहुत आपको बैकग्राउंड जो होता है परिवार का, वो कहीं ना कहीं होता है। अच्छा, जो मामा जी की मेरे बात थी, तो उनके दिमाग में ये चीजें थी कि भाई तुम ननिहाल में हो तो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लो, तो उनको लगा कि ये पढ़ लिख कर तो कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा, तो वो मुझे इन चीजों में उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, अभी हम लोग जब सोचते हैं, मामा जी भी सुन रहे होंगे आपके, अभी जब हम लोग सोचते हैं कि अरे मामा जी मारते थे, पर जब एक मुकाम पे आदमी पहुंच जाता है तब सबको एहसास होता है नहीं, वो जो कड़ी जुड़ती चली जा रही है। जैसे आप बीबीसी का बता रहे हैं, वीडियो सुनता था, तो मैंने आपकी इस जर्नी तक पहुंचाने में सबने मदद की। देखिए वो चीजें होती हैं, आपको हर एक चीज, वो एक शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये देखिए, राइटर जो होता है यही सब चीजें तो लिखता है कि आप एक कहना चाहिए कि अगर आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो रास्ते में सफर होगा, बहुत सारी मुश्किलें होंगी, तो वो मुश्किलों को अगर आप पॉजिटिव वे पे लेते हैं, यहाँ पर आपने चर्चा की, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो उन दिनों मैं एक शो लिख रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी का शो था, और वो शो काफी टीआरपी लेकर आया था, और मैं यहाँ रहते हुए शो को लिख रहा था। तो उस जब शो की शूटिंग होती थी तो मैं बीचों में पहुंच जाता था, तो वहाँ जो सेलिब्रिटीज आते थे तो उनके साथ बैठता था, हम लोग जब बातचीत करना है, तो वो यही बोलते थे कि यार आप वहाँ कहाँ हो, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीजें, क्योंकि मैं उनसे शेयर करता था, मेरी जो कहानियां थी, मेरे जो आइडियाज थे, तो मैं उनसे शेयर करता था कि सर मैंने ये सोचा है। वो बड़े ध्यान से सुनते थे, नहीं यार अच्छा है, तुम आइडिया अच्छा है, तो तुम आ जाओ। तो ये सोच के भाई अपन वहाँ शिफ्ट हो गए। अब जैसे शिफ्ट होते हैं पता चला शो ऑफ एयर हो गया, अब शो ऑफ एयर हो गया, क्या किया जाए, तो एक संघर्ष तो आया। अच्छा, संघर्ष की बात से ये एक चीज पूछना है कि यहाँ से भी कई लोग मुंबई गए, और मुंबई में मेरे ख्याल से हर सेकंड एक व्यक्ति पहुंचता है, हाँ, कुछ ना कुछ सपना लेके। आप भी पहुंचे, ये सफर कैसा रहा आपका यहाँ से मुंबई पहुंचने का? देखिए ये सफर, अगर मैं इस सफर की बात करूं तो मैं पहली बार जब मुंबई गया था, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, आप जानते होंगे, सुधीर शुक्ला, वो भी आज की डेट में रंगमंच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम दोनों भाई ने साथ में ही प्लानिंग की थी कि भाई ऐसा कि कुछ तो अलग करना, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े लोफर में, उस समय भी यहाँ भी देखा आप दोनों ने मिलकर भी काफी काम किया। नहीं तो हम लोगों की गिनती बहुत बड़े लोफरों में होती थी, मतलब घर वालों को लगता था कि जीवन में कुछ नहीं करेंगे, तो हम दोनों मिलकर अक्सर बातें करते थे, यार कुछ तो करें यार, कि घर वालों का नाम रोशन हो, घर वालों कभी तो फील हो कि नहीं यार इन लोगों ने कुछ तो किया है। तो हम लोगों ने प्लानिंग की, और जब मैं पहली बार 1995 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 12th मैंने पास किया था, और नेक्स्ट ईयर तो मैंने पहली बार जाके मैंने अपने मामा जी से ही मैंने बात की, मामा जी ऐसी बात है, तो मुझे लगा कि कान के नीचे पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मामा जी क्या लगा, बोले चलो ठीक है। मैं तो पहली बार जो आर्थिक मदद थी मामा जी ने की, हम मुंबई गए, और मुंबई 2 दिन गुजारे, सब समझ में आ गया कि भाई ये, पहले तो सोच किए गए थे कि भाई राइटर है, क्योंकि हाँ सबसे बड़ी चीज हमने ये डिसाइड की थी कि हमको एक्टर नहीं बनना, हमको कुछ नहीं बनना, हमको राइटर बनना है, बिहाइंड द स्क्रीन। तो हो सकता है बिहाइंड द स्क्रीन स्ट्रगल कम होगा, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला भैया सबसे बड़ा स्ट्रगल तो वही है। भाई आप स्क्रीन में अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, और किसी डायरेक्टर की नजर पड़ गई तो वो आपको कास्ट कर लेगा, वो कर लेगा। संघर्ष उसमें भी बहुत ज्यादा है। तो अपने दिमाग में ये था कि यार अपन वहां पहुंचेंगे, और वहां पहुंचने के बाद कहानी सुनाएंगे, और कहानी सुनाने के बाद ये हो जाएगा भैया हाँ चलो ठीक है, हम तुम्हारी कहानी पे ये सिनेमा बना रहे हैं, और अपन राइटर बन गए। बट वहां जाने के बाद आटे दाल का भाव पता चला, तो 2 दिन में वापस आ गए। फिर वो संघर्ष जो है बराबर जारी रहा, आना जाना जारी रहा। फाइनली मैं 2010 में मुंबई की ओर एकदम फाइनली जो मैंने रुक किया वो किया, और मैं बताया कि जैसे वो ऑन एयर जो सीरियल था मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का, वो लिख रहा था। फिर इसके बाद क्या था कि मेरी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के, हाँ, तो मातृभाषा भोजपुरी है। तो घर में मैं नानी से भोजपुरी में ही बात करता था, नानी मुझसे भोजपुरी में ही बात करती थी, तो ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था। मेरे घर में भी आज की डेट में मैं और मेरी माँ भोजपुरी बोल पाते हैं, बाकी मेरे दोनों भाई, मेरी एक बहन, मेरा जो मेरी बहन है वो भी मुंबई में, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और मेरा जो छोटा भाई है वो एडिटर है। हाँ, और हाँ, उसने अभी काफ़ी कुछ काम किया। अभी कुछ दिन पहले फॉक्स टीवी में था। अच्छा। अभी वो फ्रीलांस काम कर रहा है और कई दिन तक मीडिया वर्ल्ड वाइड में भी चीफ वीडियो एडिटर रहा है। तो वो भी काम कर रहा है बाकायदा फ्रीलांस में, अच्छे काम कर रहा है। तो हम लोग सब वहाँ मुंबई में ही साथ में ही रहते हैं। तो होता ये था कि जब भोजपुरी बोलने की बात आती थी तो सिर्फ मैं बोल पाता था, वो सब नहीं बोल पाते थे। तो कहीं ना कहीं जब मैं वहां गया तो उस समय भोजपुरी का जो दूसरे दौर का एक उत्थान था, बिल्कुल, वो फिल्मों का उत्थान हाँ, बहुत बढ़िया था। उन दिनों मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, इन लोगों का बोलबाला था। रवि किशन जी के साथ मैंने 4 फिल्में की हैं, मतलब मेरी लिखी 4 फिल्में उन्होंने की हैं। तो अब ये था कि ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था। तो उसमें भी एक मजेदार किस्सा ये है कि मैं एक डायरेक्टर साहब के पास गया और डायरेक्टर साहब को मैंने एक कहानी सुनाई। तो कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी कहानी डेवलप करो। मैंने कहा सर बताइए। तो मैंने उनकी कहानी डेवलप की। कहानी डेवलप करने के बाद मैं उसका स्क्रीन प्ले वगैरह मैं बड़ा उत्साहित होकर और लेकर गया, मैंने उनको दिखाया। वो बड़ा बड़ा यार मज़ा नहीं आया यार, तुम क्या है कि इसमें कुछ स्पार्क नहीं है। तो मैं कहा सर मतलब, बोले तुम एक काम करो, किसी भोजपुरी राइटर को असिस्ट करो। तो उस समय क्या है कि हम पढ़ लिख कर गए थे, जाने से पहले राइटरों के बारे में सुना था, पढ़ा था, सारी चीज़ें, स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों की तैयारियां कर गई थी और सारा कुछ उसमें झोंक दिया था। लेकिन जब वहाँ पर ये सुनने को मिला तो अंदर से बड़ा खराब लगा कि यार क्या ये। लेकिन मैंने उनकी उस बात को बड़ा पॉजिटिव वे पे लिया। मैं नेक्स्ट डे घर गया और घर में क्या कि यूपी बिहार से बहुत लोग आते हैं। तो मेरा एक भाई भी मेरा मौसेरा भाई है, वो अभी आज की डेट में एसोसिएट डायरेक्टर है और अच्छी फिल्में कर रहा है, अमरीश आनंद, और लिटिल के नाम से इंडस्ट्री में जाना जाता है। तो वो उसके बहुत सारे जान पहचान वाले यूपी से आते थे। तो मैंने उसको बोला, तो बोला कि भैया चिंता मत करो, मैं मंगवाता हूँ फिल्में। तो उस समय हम लोगों ने करीब 100-150 DVD मंगवा ली थी भोजपुरी सिनेमा की। 2 महीने केवल मैंने सुबह से शाम तक केवल भोजपुरी सिनेमा ही देखा कि वो क्या चाहिए। तो फिर जाकर मैं बोला कि नहीं, यहाँ पर जो चाहिए वो हम देते हैं। तो वो सब चीज़ें चलती रही और मेरी शुरुआत जो हुई 2012 में मेरी पहली फिल्म आई थी कालिया, जिसको मैंने एज ए डायलॉग राइटर किया था और फिल्म काफ़ी अच्छी थी। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जब हम लोग यहाँ से काफ़ी पढ़ के गए थे स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या होता है, तो एक कंटेंट के बारे में अगर पूछा है, जैसे सपोज मैंने एक कहानी लिखी जी, एक गाँव था, उसमें 2 भाई रहते थे। हमारे पास तो ये है कि 2 भाई रहते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग हुए, लास्ट में फिर विलन आया और ये सब किया। आपके हिसाब से इसी कहानी को अगर लिखा जाए तो मतलब आप क्या देखते हैं उसमें? देखिए, अगर आप कहानी की बात करेंगे मतलब तो स्क्रिप्ट राइटिंग, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप कहानी की बात करेंगे तो मैं भोजपुरी सिनेमा नहीं, हिंदी सिनेमा नहीं, वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहा हूँ जी। वर्ल्ड सिनेमा में जो कहानियां होती हैं, कहानियां वही 10 होती हैं। 11वीं कहानी आज तक बनी नहीं। 10 का अर्थ मतलब? 10 का अर्थ ये हो गया कि 9 रस, 9 कहानियां, और 9 को मिला के 10वां रस, 10वीं कहानियां। तो 10वां रस जिसको बोला जाता है मसाला जॉनर, बिल्कुल, जो हमारे बॉलीवुड का हिस्सा है, बहुत बड़ा। और आज भी अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जो ग्रोथ किया है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जो डेवलपमेंट आए हैं, वो कहीं ना कहीं उन सबके पीछे मसाला जॉनर ही है। और डायलॉग भी है कि फिल्में में 3 चीज चलती है, एंटरटेनमेंट। तो वो एंटरटेनमेंट क्या है? मसाला 3। और इसके जो सबसे बड़े फाउंडर या जन्मदाता कहे जाते हैं तो वो थे मनमोहन देसाई जी, जो 3 घंटे में पूरा 30 साल की कहानी दिखा देते थे और ऑडियंस उसको डाइजेस्ट कर लेती। तो उनको लग जाता था कि नहीं भाई, हमने सही देखा है, लॉजिकल कोई नहीं जाता था। अब क्या हुआ है कि वो सिनेमा का जो पैटर्न हुआ है, राइटिंग का जो पैटर्न, वो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। तो अब स्मार्ट स्क्रीन प्ले आ गया है, अब ऑडियंस हमारी स्मार्ट हो गई है। अब ऑडियंस हमारा फ्लैशबैक नहीं देखना चाहता है, वो फ्लैशबैक देखना भी चाहता तो भाई पिछली कहानी जो है ना, उसको जितनी जल्दी 1-2 सीन में कितने तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कहानी का प्रेजेंटेशन। जैसे आपने एक बात की कि भाई एक गांव है, 2 भाई हैं, दोनों में प्यार है, विलेन आता है, ये होता है, वो होता है। तो भाई सबसे बड़ी चीज क्या हुआ कि हमको उस गांव, मतलब उस कहानी का सबसे बड़ा चीज क्या है कि वो प्लॉट क्या है, तो वो हो गया गांव। अब उसमें क्या होगा कि 2 भाइयों की कहानी, तो 2 भाइयों का जुड़ाव कितना है,
वो हमको एक बेस दिखाना पड़ेगा। फिर उस जुड़ाव से किसको बड़ा नुकसान है, तो वो हमारा नेगेटिव कैरेक्टर होगा, विलेन को नुकसान है। विलेन अगर इन दोनों को जोड़ता है तो वो स्ट्रांग बनता है, तो वो वजह हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सारा ताना बाना मिलके एक अच्छी कहानी का निर्माण करते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि जब कहानी में क्या की सबसे पहले स्टोरी होती है, स्टोरी लाइन होती है, फिर हम स्टोरी डेवलप करते हैं, फिर ब्रॉड स्टोरी होती है, फिर वन लाइन स्क्रीन प्ले होता है, फिर स्क्रीन प्ले होता है, देन उसके बाद डायलॉग्स होते हैं। काफी ये एक फॉर्मेट है काम करने का। और इस फॉर्मेट में अगर आप काम करते हो तो इस फॉर्मेट में काम करने का प्लस पॉइंट ये होता है कि आप स्टोरी के अंदर होते हैं, खुद उसमें करें। हाँ, उसमें फिर आप कहीं ना कहीं इस चीज में पहुंच जाते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे हम एक स्टोरी के लिए अगर 150 सीन लिखते हैं, अब उस 150 में से हमको केवल 70 सीन ही लेने हैं, 75 सीन ही लेने हैं, तो बाकी 75 हमारे खराब नहीं होंगे। जो 75 है वो सीन जो डेवलप हुए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिनेमा में फिट हो जाएंगे। तो मेहनत कभी खराब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये। थोड़ा लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, मनोज पांडे जी से बात करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। तो दर्शकों, आप जुड़े हैं हमारे साथ चाय पे चर्चा पे, और आज हमारे बीच है मुंबई से स्क्रिप्ट राइटर फिल्म एंड टेलीविज़न मनोज पांडे जी। मनोज जी, जैसे कि आप एक मनोज पांडे जो यहाँ साधारण सा रहता था, फिर वो धीरे से मुंबई चला गया, तो जो आपके अंदर अंतर आया कि इस मनोज पांडे और उस मनोज पांडे में क्या अंतर आया, क्योंकि अब तो आप स्टारडम में आ गए। नहीं, मैं तब भी वही था, आज भी वही हूँ। और स्टारडम वाली कौन सी बात है, अभी अब देखिए, अभी आप बैठे हैं तो एक साधारण मनोज पांडे जी लग रहे होंगे लोग जी, पर जब आपकी स्क्रिप्ट आई और आपके पोस्टर छपे होंगे, कई कहानियां लिखी, लोग मिल रहे हैं आपसे, तब तो आप एक स्टारडम में चले गए। तो उस मनोज पांडे इस मनोज पांडे में कितना? मैं बिल्कुल अंतर नहीं समझता हूँ, मैं तब भी वही हूँ, आज भी वही हूँ। और एक होता है, एक भावनाएं होती हैं। मुझे याद है कि जब मुंबई के सड़कों में मेरी फिल्मों के पोस्टर लगे थे, तो मैं उनको देखता था तो एक होता था कि खुशी होती थी। पहली बार किसी पोस्टर में अपना नाम देखा है, क्योंकि मैं जब मैंने राइटर बनने की सोची जब भी, तो उसके बाद जब मैं सिनेमा देखता था या कुछ भी देखता था, जो टाइटल स्क्रॉल आता था, तो उसमें मैं देखता था यार राइटर को क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो एक होता था, तो वो क्रेडिट में देखता था, तो ये होता था कि नहीं कभी मेरा नाम भी आएगा। और आया और सिंगल स्क्रीन पे आया। कोई मतलब कहना चाहिए कि सिंगल जो पर्दे पे इकलौता नाम की रिटन बाय मनोज पांडे, स्क्रीन प्ले डायलॉग मनोज पांडे, तो वो देख के बड़ी खुशी होती थी। और जहाँ तक स्टारडम की बात है, तो वो स्टारडम अभी नहीं आया है और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा चाहता हूँ मनोज पांडे रहे, बाकी स्टारडम मैं देखिए, मेरी जो कोशिश है और मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मैं दिन ब दिन सीख रहा हूँ और अच्छा काम करने की कोशिश में हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आदमी को एक काम में उसको नाम और मुकाम दोनों देता है, तो हो सकता है अभी वो मेरा काम आने वाला हो। अच्छा, 30-35 फिल्में आप लिख चुके हैं, अभी हिंदी के लिए लिख चुके हैं, अमेजन के लिए लिख रहे हैं। कितना स्ट्रगल है अभी? अब तो आप स्थापित हो चुके हैं। स्ट्रगल हर दिन है। नहीं, अब तो आपको भाई लोग पहचानने लगे, लोग पहचान रहे हैं, लोग चलो हम अपनी स्क्रिप्ट मनोज पांडे जी से लिखवा रहे हैं। जी। तो पर अब कितना स्ट्रगल है? नहीं, अब स्ट्रगल अच्छा काम करने का स्ट्रगल है, एक बेहतर काम देने का स्ट्रगल है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि हम लोग भी एक लिमिटेड होते हैं, हमारे पास स्टोरी लाइन आती है, हमारे पास एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का एक खाका होता है कि भाई आपको ये ही लिखना है। तो कभी कभी चीजें होती हैं, तो अभी उसमें स्ट्रगल चल रहा है, काम में एक बेहतर काम की तलाश आ रही है। अच्छा, कभी आप जैसे सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको जो कहानी लिखनी है उसका वो आता कहाँ से है, मतलब कैसे मिल जाता है? हाँ, ये आपने जो बात कही, ये जो कहानियां होती हैं, ये अमूमन घटनाक्रम जो होते हैं ना, जो हमने अभी तक देखे हैं। आज जो मेरी 44-45 साल की उम्र जो मेरी हो गई है, तो जब मैं कभी कहानियां लिखता हूँ, तो जब कहानियों में सिचुएशन आता है, तो मैं वो सारी चीजों के फ्लैशबैक में जाता हूँ। क्योंकि हर आदमी के जीवन में घटनाएं होती हैं, ट्विस्ट होते हैं, तो वो ट्विस्ट ही हमको मतलब इंस्पायर करते हैं कि यार इस तरह का कोई सीन बनाओ। जैसे बहुत सारी फिल्मों में मैंने सीन लिखे हैं जो हमारे गांव में या गांव वाले हमको कभी कहानियां सुनाते थे, या हमने शेडोल में भी बहुत सारी चीजें देखी थी, तो वो हम उन चीजों में लेकर आते हैं। तो
जो घटनाक्रम मिलती है या जो चीजें मिलती है वो हमारे आसपास से ही मिलते हैं। तो जो हमारा दर्शक वर्ग होता है तो वो उस चीज को ज्यादा कनेक्ट करता है ना। जब वो सिनेमा देख रहा होता है तो वो अगर उस कोई बहुत कहना चाहिए कि हास परिहास वाला दृश्य है तो हंसते हंसते सोचेगा अरे यार मेरे साथ भी ये हुआ था, ठीक है ना। तो वो कनेक्ट करता है, फिर वो बताएगा यार वो देखा तुमने, तो एक उसकी माउथ पब्लिसिटी भी होती है। यानी आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए ऐसा नहीं होता होगा कि बैठे हैं तो 4-5 दिन 10 दिन आप सोच रहे हैं कि मैं इस पे क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं? नहीं, ये होता है एक्चुअल में क्या होता है कि मूड होता है लिखने का। मैं कभी कभी 22 दिन में एक सीन नहीं लिखता हूँ, कभी कभी एक दिन में 22 सीन लिख जाता हूँ। तो अब और ये हुआ है, एक दिन में मैंने 22 सीन लिखे हैं और डायरेक्टर ने उसमें कहीं कोई कमी नहीं निकाली, उसको एज इट इज शूट किया, वो फिल्में रिलीज हुई हैं। तो होता है, वो फिल्मों का नाम मैं भी नहीं बताऊंगा। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके कि जैसे आप एक स्क्रिप्ट लिख के ले गए, अभी अब की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं, अब आप पूरा तैयारी है लेके गए, कभी हीरो ने बोल दिया या फिर डायरेक्टर ने बोल दिया नहीं ये सीन कट करके इसको हटाना है, तब सिचुएशन क्या रहती है वहां पर? मैं अगर उस सीन से बेहतर कोई सीन उन्होंने बताया है या कोई बहुत ही अच्छा लॉजिक उन्होंने दिया है तो जो मेरी चीज को गलत साबित कर रहा है या मैं कन्विंस हो रहा हूँ कि नहीं ही इज अ गुड, मतलब ये गुड आइडिया दिए हैं इन्होंने, बहुत अच्छा बताया है, तो मैं उसको एग्री करता हूँ। तो मैं कभी भी क्या है कि काम में ईगो मेरा कभी क्लैश नहीं होता है, क्योंकि तो मैं एक टीम वर्क की मैं बात करता हूँ। अगर कभी कभी क्या होता है कि जब मैं नरेशन दे रहा होता हूँ तो वहां पर अगर टीम के साथ साथ टेक्निकल टीम भी है और टेक्निकल टीम में वो बंदा भले ही किसी डेजिग्नेशन में हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या ग्राउंड वर्कर जो भी हो, तो अगर वो एक सजेशन देता है कि भैया ये चीज अगर ऐसी होती तो मैं उसको सुनता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बदलना चाहिए तो मैं बदलता हूँ। तो मेरे काम में कहीं पर ईगो क्लैश वाली बात नहीं आती है। मैंने आपको बताया कि मैं आज भी दिन ब दिन सीखता हूँ और मैं सीखता जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं सीख गया हूँ, मैं परफेक्ट हो गया हूँ, तो उस दिन से मेरा पतन शुरू हो जाएगा। और यही जो भी फिल्में आपकी आ रही, हम तो उनका पोस्टर चला ही रहे हैं, आपकी जितनी भी फिल्में आ चुकी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि जो और भी नीचे क्रू मेंबर्स वगैरह रहते हैं, आप जब एक स्क्रिप्ट लेके गए और कभी ऐसा हुआ कि सेट पर भी आपको बुलाया जाता है? हाँ, अमूमन होता है कि आपने एक लाइन लिखी है, अमूमन वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है। अमूमन होता है और ये लिबर्टी हम देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ हम लोगों का जो कहना चाहिए कि अन्नदाता है वो होता है प्रोड्यूसर, यानी कि निर्माता। तो जब कभी क्या होता है, हमने कहानी तो लिख दी, अब वो शूट हो रही है, अब वहां की परिस्थितियां क्या कहती हैं। बिल्कुल, कई बार होता है कि तो अब उस परिस्थिति को लेके अगर फिल्म के निर्देशक या टेक्निकल टीम ये डिसाइड करती कि भाई इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे शूट करना है, तो उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं होती। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ। अच्छा, आपके तो उसके बेहतरी के लिए काम जब फिल्म आती है तो हम लोग देखते हैं कि जैसे फिल्म खत्म होती है उसके बाद जो स्टार्टिंग में तो डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर ये रहते हैं मेन जो करेक्टर, उसके बाद मेरे को लगता है कि अब कम से कम 1000 या 500 लोगों के नाम रहते हैं और उसमें एक छोटा सा नाम रहता है डीओपी। ये डीओपी क्या होता है? वो छोटा सा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम होता है मेरे हिसाब से। डीओपी हमारी आंख होती है जी, उसका फुल फॉर्म कुछ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, इसको कैमरामैन भी बोला जाता है जी। मतलब ये जो कैमरा, हाँ समझ गया। देखिए क्या होता है, हम जो लिखते हैं उसको विजन देते हैं हमारे डायरेक्टर। तो क्या होता है फिल्म में डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर, जिसको आपने डीओपी कहा, ये दोनों में अगर कहना चाहिए कि इन लोगों की टाइमिंग और इन लोगों की सोच, इन लोगों की थॉट मिल गई ना, तो फिल्म निखर के आती है बहुत ज्यादा। क्योंकि राइटर तो लिखता है, उसको विजन देता है डायरेक्टर। डायरेक्टर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर मैं कोई सीन बता रहा हूं तो वहां पर डायरेक्टर का वो एक अलग होगा कि वो सीन को मैंने तो लिख दिया, अब वहां पर सेट पे पहुंचने के बाद ऑन लोकेशन वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर क्या वो उसको अपने हिसाब से शूट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है डीओपी, जिसको आप बात करें। आपने छोटी सी बात को छोड़ रहे बहुत बड़ा होता है, ऐसे नाम तो, बहुत सारे उसमें रहते हैं। अब एक फिल्म बनने के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, 150-200 की यूनिट होती है, सबका काम होता है। जो हमारे स्पॉट दादा लोग होते हैं वो हम लोगों के पल पल का ख्याल रखते हैं। मतलब प्यास भी लगी स्पॉट दादा, भूख भी लगी स्पॉट दादा, चाय पीनी स्पॉट दादा,
ठीक है। अब उसमें हर एक चीज, ड्रेस दादा, मेकअप दादा, मतलब ये इनको हम लोग दादा, ये सम्मान है। ये बहुत ही कहना चाहिए कि ठीक है मेहनताना मिलता है, लेकिन पर अपनी ये सब एक सम्मान देके हम उनके लिए एक बहुत अच्छा वो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। तो अभी आपका काम तो चल ही रहा है जी। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, पहले तो आपने कहा कि पढ़ाई कर लिया मैंने, इंटरेस्ट था, और कई सारे लोग जब आपको भी देखेंगे और उससे पहले भी दिमाग में रहा होगा कि मुझे यार मुंबई मुझे भी जाना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे बनना है। और 99% लोग ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ हीरो बनना है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपने पहले ही तोड़ दिया है कि मैं हीरो बनने नहीं गया था। नहीं गया था। ठीक है। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं और इस तरह के बहुत सारे और काम होंगे, जैसे आपके छोटे भाई एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो यूथ देख रहे हैं, जिनको लगता है कि माया नगरी मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए, तो उसमें ऐसे कौन से काम हैं जिन पर वो फोकस करें या मेहनत करें तो वो आगे बढ़े? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पहले जब मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब हमारा संघर्ष या हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ, तो उन दिनों इतने प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ। लिमिटेड OTT तो था ही। हाँ, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। अब आपके पास आज की डेट में प्लेटफॉर्म है। आपका जो टैलेंट है, देखिए क्या होता है कि हर आदमी का एक कंफर्ट जोन होता है। जैसे मैं राइटर हूँ, ठीक है, तो मैं मेरा कंफर्ट जोन ढूंढूंगा कि मैं क्या लिखने में बहुत बेहतर हूँ। मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ, मैं थ्रिलर लिख सकता हूँ, मैं फैमिली ड्रामा लिख सकता हूँ, मैं रोमांटिक फिल्में लिख सकता हूँ, मैं एक्शन बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कंफर्ट जोन होता है। तो जरूरत होती है उस कंफर्ट जोन को खोजने की। तो एक्टर भी जो होता है ना, तो अब ये कह देने से कि ज्यादातर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं जहाँ पर ये होता है कि भैया हम भी ये बनना चाहते हैं। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई आप क्या बनना चाहते हो? तो वहां से उनका जवाब क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। भैया कुछ भी करना चाहते हैं तो कुछ भी करने से नहीं होता है। कुछ भी करने से नहीं होता है। एक पर्टिकुलर लक्ष्य दिशा है। हाँ, एक आपको मैं मेरे बारे में बता दूं, एक बड़ा मजेदार किस्सा है आपको मैं बताता हूँ कि शुरुआती दिनों की बात है। मैं मुंबई शिफ्ट किया और उन दिनों क्या हुआ कि नौकरी चाकरी तो मतलब ले दे के यही करना था। तो हम गए वहाँ जाने के बाद शो बंद हो गया। अब नए काम तलाश रहे थे। अब हुआ ये कि पैसों की बड़ी तंगी आ गई। तो क्या किया जाए? तो हमारे जो यार दोस्त थे, एक अपने छतवई के अनूप गौतम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इज ए वेरी गुड एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर भी बढ़िया, अभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उन दिनों वहाँ हुआ करते थे। तो वो छोटे भाई जैसा है। छोटे भाई जैसा क्या, छोटा भाई है ही। तो वो मैं उसको बोला यार अनूप यार बड़ी दिक्कत है, कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ काम वाम। तो बोले कि भैया एक्टिंग करेंगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है यार एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ थिएटर करते ही थे और कई सारे उसमें नाटकों में मैंने लीड रोल भी किया है जो यहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो बोले एक्टिंग करेंगे? मैं कहा हाँ करूँगा। तो उसने किसी से बात की और मेरा फिक्स करा दिया। अब उसमें क्या हुआ कि मुझे हीरो के बाप का रोल मिला जो अब्रॉड से आता है। अच्छा। और 1 दिन का काम था, 1 से 2 दिन का काम था। तो उसने मेरा नंबर दिया, मैंने फोटोज वोटोज भेजे, सब ओके। वहाँ से क्रिएटिव का फ़ोन आ गया। उसने बोला सर 2 दिन आपका और आई थिंक 2000 या 2,500 पर डे ऐसे कुछ था। मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा। बोले वो आपको 2 दिन का मिलेगा। हमने कहा 2 दिन काम करेंगे 5,000, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हमने फटाक से हाँ कर दिया। बोले फिर उसके बाद दोबारा फिर फोन है, सर आपके पास सूट वगैरह है? तो मैं कहा वो तो नहीं है। तो बोली अच्छा वो कहना चाहिए कि फॉर्मल पैंट शर्ट। मैं कहा वो भी नहीं भाई, हम जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। बोले अच्छा एक काम कीजिए वो जूते हैं? तो मैं कहा वो भी नहीं है। तो बोले एक काम करिए आप आ जाइए। अच्छा उन दिनों दाढ़ी वाड़ी हमने रखी हुई थी। हम भैया पहुंचे तो हमारा कॉल टाइम था कि आप बोले आप लंच में आ जाइएगा। और मैंने कहा ठीक है। लंच में हम पहुंच गए। वहाँ शूट चल रहा था और वो शूट था गोल्ड स्टार गोल्ड के लिए एक टेलीफिल्म बनी थी, माँ लक्ष्मी माँ। अच्छा। माँ महालक्ष्मी। तो वो टेलीफिल्म बनी थी। तो वो था। तो हम जैसे पहुंचे तो जाकर मिले कि भाई हम ही हैं। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा। बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, आपका 5 बजे से कॉल टाइम है, तो आप लंच वंच कर लिए? मैं नहीं मैं लंच करके आऊँ। बोले कोई बात नहीं। तो अगर आपको यहाँ बैठना तो यहाँ पर बैठ के शूट देखिए, अदरवाइज मेकअप रूम में चले जाइए, वहाँ आराम कीजिए। 5 बजे
हमने कहा ठीक है, नए नए बंदे थे। तो हम उठे, उठने के बाद हम चले आए नीचे। नीचे घूम रहे थे, देखे एक सैलून खाली था। तो 5,000 आने वाले हैं, गाड़ी बड़ी हुई है। तो अब गया थोड़ा सा शेविंग करा गए, बढ़िया शेविंग भी एकदम करा और आके एकदम चिकने चौपड़ बन के फिर वापस पहुंचे। अच्छा, उसमें एक अनूप जी थे, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, कई सीरियल में आए थे वो। शास्त्री सिस्टर्स में शास्त्री जी का रोल उन्होंने किया था। वो लड़की के बड़े भाई का, हीरोइन के बड़े भाई का रोल कर रहे थे। तो ब्रेक हुआ, हम ऐसे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने बुलाया उसको। तो बोले वो फादर के रोल के लिए कौन आया है? तो वो तुरंत ऐसे देखी इधर उधर, तो हम सामने बैठे, तो दाढ़ी वाड़ी साफ एकदम। तो हम हाथ उठाए, हाँ आइए। अनूप जी भड़क गया, बोले ये कहाँ से बाप लगता है? मैं बड़ा भाई, इसको आपने बाप बना दिया। ये वो करके उन्होंने उनकी लगा दी क्लास। ठीक है, अब वो बेचारी बाहर आई, आने के बाद बोलती है आपने क्या किया? तो मैं बोला क्यों? तो बोले बताइए, आपकी दाढ़ी वाड़ी थी तो आप थोड़ा सा एजेड लग रहे थे, तो हमको लगा कि आप कर लेंगे और आपने ये सब क्या करा दिया। तो मैं बोला कि भाई तो लगा दीजिए नकली वाले। बोले कुछ नहीं। अब उसको तो ये पता था कि भाई ये आदमी मजबूरी में काम करने आया है। बोले होगा कोई बात नहीं, बाप के लिए हम किसी और को देखते हैं। हमारा पार्टी सीक्वेंस है तो हमको बहुत सारे गेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको मैं सेम पेमेंट करूंगी, आप एज ए गेस्ट, यानी जिसको कहा जाता है क्राउड, आप उसमें आ जाइए। तो एक अंदर से बड़ा अजीब सा लगा। मतलब मैंने उसको बोला सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको बात सुनने को मिली, और मैं बेसिकली राइटर हूँ और मैं राइटर बनने आया था, वो तो कुछ मजबूरी थी, इस वजह से मैं ये करने चला आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कि नहीं, मैं बोला नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं वहाँ से वापस चला आया। और उस दिन मैंने डिसाइड किया भैया पहले राइटर बन जाओ, बाकी बातें बाद में। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो भी मेरे दर्शक या मेरे भाई और जो भी ये देख रहे हैं, उनसे मैं यही चीज कहूंगा कि भाई आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं उस पर आपको काम करना है। और सबसे बड़ी चीज कि आप अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में आना चाहते हैं तो स्वागत है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, अब मुंबई आपके पास है, आपका सोशल मीडिया। तो सबसे पहले आप अपना एक कंफर्ट जोन देखिए, और उस कंफर्ट जोन को आप पहचानिए, उस पर काम कीजिए, और ईमानदारी से किया गया काम आपको जरूर सफल करेगा और आपको सफलता मिलेगी। मेरा यही कहना है दर्शकों से और सारी चीज़ों सारे लोगों से। अच्छा, कभी मनोज पांडे अगर ऐसे गार्जियंस कोई चाहता है आपको कि बात करना चाहता है, सजेशन लेना चाहता है, तो मनोज पांडे कैसे? मनोज पांडे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, फेसबुक में अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, और आपके पास भी है, तो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप कभी भी मतलब आप जब कभी किसी भी रास्ते में या किसी भी मंजिल की ओर चलें, तो वहाँ पर आपको जो भी राय मशविरा या जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो उसको हमेशा आप एक पॉजिटिव वे पे लें। तो वो जो पॉजिटिव वे पे आप लेंगे तो आपकी एनर्जी डबल होगी। अगर आपने किसी चीज़ को निगेटिव वे पे लिया तो कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी आपको ही उस आपके लक्ष्य से पीछे करेगी। तो हमेशा कहना चाहिए खुश रहें, अच्छे से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, और हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि अगली ऊंचाइयों तक छुएं, और अभी आप 35 और 40 तक हैं, मैं चाहता हूं 100 के बाद फिर हम मिलें। जरूर, धन्यवाद आपका, और एक बार आप सभी दर्शकों का। तो दर्शकों, आप देख रहे थे मनोज पांडे जी को, और जो है स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एंड टेलीविज़न, मुंबई में हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ फिर से। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे,
और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।